स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। जो आपके क्लास 10th के जो आपका आनुवांशिकी चैप्टर चल रहा था उसके कई वीडियोस जो है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। तो आप लोग वो सारे वीडियोस जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो आनुवांशिकी चैप्टर के अंदर आपका टॉपिक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे हम मेंडल के वंशागति का तृतीय नियम भी कहते हैं। मेंडल के वंशागति का तृतीय नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि मेंडल के वंशागति के 3 नियम हैं। पहला नियम जो है वो प्रभाविता का नियम है, जिसे अपने मेंडल के वंशागति का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरा नियम जो है वो आपका पृथक्करण का नियम है, जिसे अपने द्वितीय नियम कहते हैं। और जो आपका तृतीय नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो, जो आपके वंशागति के पहला और जो दूसरा नियम था ना, उसमें हम पढ़ रहे थे कि एक संकर संकरण, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसमें हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। तो अगर कोई बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज है ना कि एक संकर संकरण क्या चीज है, द्विसंकर संकरण क्या चीज है, तो सबसे पहले ये समझ लो, जब कभी भी एक ही लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उसे अपने बोलते हैं एक संकर संकरण। आपको पता है प्रभाविता के नियम के अंदर, पृथक्करण के नियम के अंदर हम क्या कर रहे थे, पौधे की लंबाई के बीच संकरण करवा रहे थे। एक ले रहे थे हम लंबा पौधा और एक ले रहे थे हम बौना पौधा, और उनके बीच संकरण करवा रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। तो ये आपका द्विसंकर संकरण है, यानी इसमें हम 2 लक्षणों को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पौधे की एक तो अपनी बात करेंगे, जो मटर का जो बीज है ना, एक तो बात करेंगे उसके आकार के बारे में, और एक जो है बात करेंगे हम उसके रंग के बारे में। ठीक है, तो द्विसंकर संकरण के अंदर हम कितने लक्षण लेके चलते हैं? 2 लक्षण लेके चलते हैं। 2 लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो है बीज का आकार और एक है बीज का रंग। अगर आकार की बात करें तो जो बीज है वो आपका होना चाहिए गोल और झुर्रीदार, और अगर अपने बात करते हैं रंग के बारे में तो रंग कैसा होना चाहिए? पीला और हरा। तो ये आपके पास 2 लक्षण आ गए। जब 2 लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाएगा यानी क्रॉस करवाया जाएगा तो उसे अपने द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अपने त्रिसंकर संकरण की बात करें तो जिसमें 3 लक्षणों का संकरण करवाया जाएगा। ऐसे अपने बहुसंकर संकरण कहते हैं, तो उसमें अधिक मतलब अपने बोल सकते हैं 3 या 3 से अधिक लक्षणों का संकरण करवाया जाए तो उसे अपने बहुसंकर संकरण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब अपने बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है। देखो, अगर अपने बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपने जो 2 लक्षण लिए हैं अलग अलग, ठीक है, जब इनके बीच संकरण करवाया जाता है तो संकरण के दौरान इनके लक्षण है ना कोई भी छुपते नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से नजर आते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब अपने 2 लक्षणों के मध्य संकरण करवाते हैं तो संकरण के दौरान जो आपके युग्मनज बनते हैं तो वो आपके युग्मनज स्वतंत्र रूप से नजर आते हैं, कोई भी लक्षण नहीं छुपता। यानी आप गोल, झुर्रीदार और पीला हरा बीज लोगे ना तो आपको ये सारे के सारे लक्षण वाले बीज एज इट इज प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जैसे अपने बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करेंगे गोल पीले बीज के बारे में। तो गोल के लिए क्या होता है? गोल यानी राउंड, तो उसके लिए आप लेंगे कैपिटल R, और पीले के लिए आप लोगे कैपिटल Y। ठीक है, ऐसे ही जो आपका दूसरा बच जाता है वो है आपका हरा झुर्रीदार बीज। अगर अपने हरे झुर्रीदार बीज की बात करें तो यहाँ पर गोल के लिए अपने कैपिटल R लेके चल रहे थे, हरे के लिए अपने स्मॉल r लेके चलेंगे। क्लियर बात है? और यहाँ पे पीले के लिए कैपिटल Y लेके चल रहे थे, झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल y लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आपका क्या है? जनक है। अब जनक में से अपने क्या कर लेते हैं? युग्मकों को अलग कर लेते हैं। इसमें से क्या अलग हो जाएगा? कैपिटल R और कैपिटल Y। और इसमें से क्या अलग हो जाएगा? स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है,
तो इनमें से अलग करने के बाद जब इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये तो आपको प्राप्त हो गया F1 पीढ़ी। ठीक है, क्योंकि इसे तो अपने क्या बोलेंगे, जनक। ये आपकी क्या है, युग्मक, और ये आपकी क्या है, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। ठीक है, अब अपने को F2 जनरेशन प्राप्त करना है, तो आपको मैंने जो आपका प्रभाविता का नियम है, जो आपका पृथक्करण का नियम है, उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो F1 पीढ़ी में जो आपको पौधे प्राप्त होते हैं, जब F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधों में संकरण करवाकर जो आपको संतति प्राप्त होती है वो हमारी F2 पीढ़ी होती है। क्लियर बात। तो अब हमारे पास क्या है, एक तो है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें ना आपको क्रॉस करवाना है, किस तरीके से देखना है। सबसे पहले कैपिटल आर का क्रॉस करवाओगे कैपिटल वाई से, फिर इसके बाद करवाओगे कैपिटल आर का स्मॉल वाई से। क्लियर बात। उसके बाद करवाओगे स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, और उसके बाद करवाओगे स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। इस तरीके से आपको 4 अलग कर लेने हैं। सेम आप यहाँ पर 4 लेके चलोगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब रेस करके समझा देती हूँ आपको। क्या क्या है देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही सेम लक्षण आपको यहाँ पे लेके चलने हैं। क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मेल और एक फीमेल का निशान बना लेना है इस तरीके से, और आपको ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब इस चीज को अच्छे से समझना। पहले अपने इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों के बीच करवाएंगे तो क्या करना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट करवाएंगे तो इससे करवा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसे हम सारे क्रॉस करवा लेंगे और जो आपका ये आपने सानी बनाई है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम ज्ञात करेंगे इसका जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप किसे कहते हैं और फिनोटाइप किसे कहते हैं। तो जीनोटाइप वे होते हैं जिसके अंदर हम जीन प्रारूप देखते हैं, यानी आंतरिक लक्षण को भी देखते हैं, और फिनोटाइप वे होते हैं जिसके अंदर हम उसके बाहरी लक्षण को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फिनोटाइप को ज्ञात करेंगे। तो फिनोटाइप में आपको पता है कैपिटल आर बताएगा गोल बीज को, कैपिटल वाई बताएगा पीले बीज को। ठीक है, और स्मॉल आर बताएगा आपके झुर्रीदार बीज को, और स्मॉल वाई बताएगा आपके हरे बीज को। तो आपको मैंने बताया था शुरुआत में जब मैंने आपको सारणी समझाई थी ना, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं और कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, है ना। तो उसमें देखो मैंने आपको कहा था कि अब इसमें ना जो चीज प्रभावी है और जो अप्रभावी है, फिनोटाइप में आपको प्रभावी लक्षण नजर आते हैं और अप्रभावी लक्षण नहीं नजर आते। बाहर से फिनोटाइप में प्रभावी लक्षण नजर आएंगे और अप्रभावी लक्षण छिप जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यानी ये गोल पीले बीज है। इसको देखें तो ये भी गोल पीले बीज है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मॉल वाई है वो अप्रभावी है। अगर इसको देखें तो ये भी गोल पीले बीज है, ये भी है। तो यहाँ पर कितने हुए गोल पीले बीज, अपने काउंटिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये नहीं है 6, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है। ठीक है, ये भी नहीं है 7 8, और गोल पीले बीज आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास गोल पीले बीज कितने हैं, 9। ये कौन से बीज है आपके, गोल पीले बीज।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो ये आपके गोल बीज हैं और ये आपके हरे बीज हैं। तो इसको अपने बात करेंगे तो ये आपके क्या है, गोल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हरे बीज। ठीक है, तो गोल हरे बीज कितने हैं, पहले आप ये देखोगे, ये गोल है और ये हरा को बता रहा है, तो ये हो गया एक, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये हो गया एक, ये हो जाएगा दो, और आपको गोल और आपको हरा बीज देखना है तो ये हो जाएगा तीन। क्लियर बात। तो गोल हरे बीज कितने हैं आपके पास, तीन है। अब आप देखोगे झुर्रीदार पीले बीज, अब आप क्या देखोगे, झुर्रीदार पीले बीज। देखो झुर्रीदार के लिए अपने क्या लेके चल रहे थे, स्मॉल आर, ठीक है, और पीले बीज के लिए क्या लेके चल रहे थे, कैपिटल वाई। तो आप देखोगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले कितने हैं, तो एक तो आपके पास ये हो गया एक, उसके बाद आपके पास ये हो गया दो, और ये हो गया आपके पास तीन। तो ये आपके पास क्या है, झुर्रीदार पीले बीज। क्लियर बात। अब जो सबसे लास्ट में रह जाता है ना, वो है आपका हरे झुर्रीदार बीज। अगर अपने हरे झुर्रीदार बीज की बात करें तो ये देखो, ये तो बता देगा आपके हरे बीज को और ये बताएगा आपके झुर्रीदार को। तो इस पूरे सारणी के अंदर हरे झुर्रीदार बीज कितने हैं आपके पास, एक है। तो जो इसका फिनोटाइप है वो क्या है, 9:3:3:1। क्लियर बात है। तो ये अब हम बात करेंगे इसके जीनोटाइप के बारे में, और जीनोटाइप के अंदर क्या होता है, हम उसके आंतरिक लक्षण देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे सारणी में देखो, इस पूरे सारणी के अंदर ऐसे लक्षण के कितने आपको मिल रहे होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। पूरे सारणी के अंदर सेम ऐसा एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका अनुपात क्या रहेगा, एक रहेगा। क्लियर बात। अब ये लक्षण हो गया। अब उसके बाद आपने देखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए आपके पास, दो, और पूरे में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशो 2। क्लियर बात। अब उसके बाद अपने नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाले कितने हैं, तो ये हो गया आपके पास, और है पूरे सारणी में कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो आपको एक भी नहीं मिलेंगे, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट अपने देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाले कितने हैं, एक तो आपको मिल गया ये, एक आपको मिल गया ये, एक हो गया, दो हो गया, और आपके पूरे सारणी के अंदर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाला एक भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले आपको 4 लक्षण दिखेंगे। क्लियर बात। तो ये आपका आ जाएगा 4। नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई आपको कितने दिखाई देंगे, ये भी आपके पूरे सारणी के अंदर ये एक ही है, तो इसका रेशो आ जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई वाले कितने हैं, 1 2। क्लियर। इसका रेशो क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई वाले कितने दिखेंगे आपको, 2 दिखेंगे, इसका रेशो आ गया 2। और लास्ट में आपके पास स्मॉल आर, स्मॉल वाई वाला भी सिर्फ एक ही मिलेगा, तो इसका रेशो हो गया 1। ठीक है। इसको ना आप इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब इनको आगे पीछे कर सकते हो। इसको कैसे याद रखोगे, 12 24 12 12 1, इनमें सीधे इस तरीके से रेशियो लगा दो। ठीक है। इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है। तो 12 24 12 12 1 आपको याद रखना है इसका जीनोटाइप। हम बात करेंगे मेंडल के वंशागति नियमों का महत्व। अभी तक तो हमने मेंडल के नियम वगैरह सब पढ़ लिए अच्छे से, तो अब हम समझेंगे कि मेंडल ने जो नियम दिए उसके हमारे लिए क्या लाभप्रद है, वो हमारे लिए किस तरीके से लाभप्रद है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका आता है कि प्रभाविता के लक्षण के कारण हानिकारक व घातक जीनों का व्यक्त न होना। आपको पता है प्रभाविता के लक्षण के अंदर क्या होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और जो है प्रभावी लक्षण है वो छुप जाते हैं।
तो जो मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल किया ना, तो उन्हें पता था कि भाई कौन से लक्षण जो है वो खराब है, कौन से लक्षण अच्छे हैं। उस हिसाब से जो लक्षण अच्छे थे उनको तो उन्होंने अच्छे से मतलब उन पे प्रैक्टिकल किए, उनको अभिव्यक्त किए, और जो लक्षण जो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं थे उनको उन्होंने अप्रभावी रखा। दूसरा है, इससे संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है। अब आपने देखा जो अभी हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ा था, तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हमने गोल पीले हरे झुर्रीदार बीज लिए थे, लेकिन गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज तो नहीं लिए थे ना। मतलब संकरण के दौरान कुछ नए लक्षण भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जो मेंडल के क्या कहते हैं वंशागति के नियमों में महत्व अगर हम बात करें, तो इससे हमें संकरण करवाकर नए लक्षणों का भी पता चलता है। नेक्स्ट बात करें, मेंडल के नियमों के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन होने वाली फसल की किस्में पैदा की जाती थी। अब जैसे मान लो कि दो फसलों के बीच क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तो क्रॉस करवाने के बाद जब देखा गया कि एक जो है एक की फसल अच्छी है और दूसरे एक की फसल अच्छी है पर उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो कम है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, तो क्रॉस के दौरान उन्होंने दो पादपों के चयन किए और उनके बीच क्रॉस करवाकर उन्होंने ऐसा पौधा तैयार किया जिसके अंदर फसल की किस्म भी अच्छी थी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च थी। समझ आ रही मेरी बात? देखो समझने की कोशिश करना कि मान लो आपने दो फसल ली है, ठीक है, एक फसल जो है ना वो पैदावार तो अच्छी देती है लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो दूसरी फसल है ना वो पैदावार में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। तो दोनों के बीच क्रॉस करवाकर मेंडल ने एक तीसरा ही पौधा प्राप्त कर लिया। उसमें उसने देखा कि उसके अंदर पहली बात तो फसल भी अच्छी देगा, दूसरी बात उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से वंशागति के नियमों के आधार पर अलग अलग किस्मों के पौधे प्राप्त किए गए। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो ये सृजनिकी था। सृजनिकी की अगर अपने बात करते हैं तो जैसे अपने पेड़ पौधों की बात करते हैं ना, ऐसे ही जीवों के अंदर भी अलग अलग गुण विकसित करने के लिए मेंडल के जो नियम है उसको फॉलो किया जाता है, उसे हम सृजनिकी कहेंगे। क्लियर बात? तो आप लोगों को अभी तक जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाए हैं सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।